वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सार्थक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज ज्योग्राफी का दूसरा क्लास होगा। पहला क्लास हमने क्लासिफाइड किया था थोड़ा सा, कि हमने आपको बताया था कि जो भूगोल होता है, जो ज्योग्राफी होता है, उसमें चार इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं। तो पहला सेक्शन हमने बताया था कि भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी का बताया था। दूसरा हमने बताया था कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी, मतलब 7 महाद्वीप हैं। तीसरा हमने बताया था इंडियन ज्योग्राफी, और चौथा हमने बताया था करंट ज्योग्राफी। तो अब हम फिजिकल ज्योग्राफी के पहले चैप्टर को उठाते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में भी हमने आपको बताया था कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आज फिर दोबारा हम यहाँ पे फोकस कर दे रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी। ध्यान दीजिएगा, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, ठीक, मतलब इसको कहते हैं भौतिक भूगोल। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस भौतिक भूगोल को कई इंपॉर्टेंट सेक्शन में बांटा गया है। पहला हमारा ये है जलमंडल है। जलमंडल, इसको कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, इसके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा आपका वायुमंडल है। वायुमंडल के बारे में आपको पढ़ना है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तीसरा जो आपका चैप्टर है वो आपका लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर, ये पृथ्वी का एक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर का है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मतलब इसको हम कहते हैं भू, है ना, परपटी, भू परपटी इसको बोला जाता है। फिर अगला है आपका कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी, इसका मतलब है ब्रह्मांड विज्ञान, है ना। ब्रह्मांड विज्ञान पढ़ना है। फिर अगला इसमें चैप्टर है वेदर फॉर्मेशन, मौसम का निर्माण। मौसम का निर्माण, निर्माण इसको बोलते हैं वेदर फॉर्मेशन। वेदर फॉर्मेशन, ठीक, मौसम का निर्माण पढ़ना है। अगला आपका है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग इसको कहते हैं महाद्वीपीय, द्वीपीय विभाजन। विभाजन, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। जलमंडल आता है, वायुमंडल, लिथोस्फीयर, भू, है ना, भूपर्पटी इसको बोलते हैं। उसके अलावा ब्रह्मांड विज्ञान है, कॉस्मोलॉजी है, मौसम का निर्माण है, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग है, महाद्वीपीय विभाजन है। लेकिन आप ये देखिएगा कि जो मौसम का निर्माण है इसमें भी बहुत सारे सेक्शन है। तो चलिए हम पहले, मतलब हम पहले सेक्शन पे फोकस करते हैं। जलमंडल काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिएगा, पहला हमारा चैप्टर जलमंडल। जलमंडल, देखिए जलमंडल क्या है। जलमंडल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, मतलब जल की बूंदों का एक संयुग्मन होता है, ठीक। वाटर ड्रॉपलेट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जलमंडल में हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं ना कि कंपोजिशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट, ठीक। वाटर ड्रॉपलेट, ध्यान देने वाली बात है, ड्रॉपलेट, जो ड्रॉपलेट होता है एक्चुअली इसको हम माइक्रो इकोसिस्टम भी कहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट को। क्यों? क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट में क्या होता है कि इन्वायरमेंट की बहुत सारी गैसें होती हैं, और इसमें बहुत सारे बैक्टीरियल लाइफ होते हैं, इसमें सूर्य का प्रकाश होता है। मतलब एक इंपॉर्टेंट इसेंशियल जो फैक्ट्स होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट में होते हैं। तो इसे एक तरीके से माइक्रो इकोसिस्टम भी कहा जाता है। अच्छा, अगर हम वाटर का डेफिनेशन की हम बात करें कि भाई इसका डेफिनेशन क्या है कि नहीं, एक आपका अगर हम बात करें कि इसका डेफिनेशन क्या है, तो हम यही कहते हैं ना कि जल एक ऐसा द्रव है
जो रंगहीन है मतलब इसका कोई कलर नहीं है, गंधहीन है मतलब इसका कोई गंध नहीं है, और तीसरा आपका क्या आ जाता है कि मतलब स्वादहीन है मतलब टेस्टलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस एज वेल एज कलरलेस, है ना। तो ये तीन इसके बेसिक लक्षण होते हैं वाटर के। डेफिनेशन की बात अगर हम करें तो वाटर, तो हम जलमंडल को देखिए दो चीजों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। कैसे, आइए देखिए। देखिए एक चीज, जैसे जलमंडल को दो चीजों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। अगर हम मान ले कि दुनिया, आप हमेशा पढ़ते हैं कि दुनिया दो गोलार्धों में बटी हुई है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध गोलार्ध और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। दुनिया दो गोलार्ध में बटी है, तो उत्तरी गोलार्ध के हिस्से में कितना जल है, तो उत्तरी गोलार्ध के हिस्से में आता है 40% जल, 80% वाटर आता है, इसके 100% में, है ना, अप्रॉक्स मोटा मोटा, और इसके 100% में हम कहें तो इसके 100% में 80% वाटर आता है, जल आता है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा जल कहां पे है, दक्षिणी गोलार्ध में। सिंपल सी बात है ना, कि सबसे ज्यादा जल कहां पे है, दक्षिणी गोलार्ध में। ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं। अगर हम पढ़े हैं कि जल कितना होता है, 71% आपका क्या होता है, जल होता है, वाटर, ठीक है। अब इस वाटर को कई कैटेगरी में बांट कर पढ़ा जाता है, इसमें कई कैटेगरियां होती हैं। जैसे क्या होता है कि इसमें दो कैटेगरियां दी जाती है कि मतलब कैसा जल होता है। तो जल आप ये जान लीजिएगा कि 97.5% आपका क्या होता है, महासागरीय जल होता है, महासागरीय जल होता है ना, महासागरीय जल होता है। और 2.5% मनुष्य के द्वारा सीधे उपयोगी जल होता है, उपयोगी जल, उपयोगी जल मतलब दो तरीके से जल। तो महासागरीय जल एक तरीके से क्या होता है, पूरा पूरा खारा होता है, और ये मनुष्य के द्वारा सीधे उपयोग करने वाला जल है। तो इसके बारे में भी हम समझते हैं, लेकिन इस 2.5% को भी थोड़ा सा क्लासिफाइड करते हैं, देखते हैं कि इसमें आखिरकार कौन कौन से जल आते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा क्या था, 2.5% वाला जल की बात कर रहे थे यहाँ पे। जल की बात कर रहे थे। अच्छा देखिए इसमें कौन कौन से जल होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन होता है, इससे काफी क्वेश्चन में पूछा जाता है, काफी अच्छा। तो देखिए इसमें कौन कौन से जल है, आपका 1% जो क्या है आपका, इसमें हिमखंड आते हैं, हिमखंड आते हैं, ठीक, जिन्हें इंग्लिश में ग्लेशियर कहा जाता है। एक चीज हिमखंड, और ये कहा जाता है कि भारत की अगर हम बात किया जाए तो भारत में 9,500 के आसपास ग्लेशियर है, हिमखंड है। ये बड़े बड़े हिमखंड होते हैं 9,500 के आसपास, और इनका पूरा एरिया, अगर हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं कि पूरा क्षेत्रफल, व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लेशियर्स, तो ये आपका लगभग है ना 40, कहते हैं ना कि आपका 40,000 है ना वर्ग किलोमीटर तक ये पूरा फैला हुआ है, बहुत बड़ा एरिया है, काफी बड़ा एरिया है। और 9,500 ओवरऑल, अगर हिमालय के क्षेत्र में कहते हैं तो हिमालय के अगर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भाई हिमालय का क्षेत्र तो नेपाल में भी पड़ता है, भारत में भी पड़ता है, तो इसके क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 15,000 हिमखंड मिलते हैं आपको, है ना, हिमखंड मिलते हैं। तो 2.5% में 1% क्या है, हिमखंड होता है, जिसको हम ग्लेशियर के नाम से या आइसबर्ग के नाम से भी जानते हैं, ठीक, 1%। और कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ऑप्शन ये ना हो के 0.9% होता है, तो भैया ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगले हम पॉइंट पे आते हैं, दूसरे पॉइंट पे।
अब इस जल में 1% ये हो गया, 0.7% जो हिस्सा होता है वो आपका भूमिगत जल का होता है, जल का मतलब ग्राउंड वाटर का। तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मानव के द्वारा किसी तरह का जल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो आपका ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल सी बात है ना। और अगला जो जल होता है वो आपका 0.3%, 35%, वो कौन सा होता है? इसमें तीन तरह की चीजें आती है। एक आपका आता है ना, अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें, इसमें 0.3% पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या आता है आपका, झरना आएगा, तालाब आएगा, है ना, और आपका झील आता है। तीनों मिलके आपका कितना परसेंटेज बनाती है? 0.35%। और उसके अलावा कुछ इसमें अब जो बच गए वो अदर्स में आते हैं। अब देखने वाली बात है कि अदर्स में कौन कौन से आते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो देखिए 2.5% में एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा अदर्स में हम देखते हैं। ठीक, अदर्स में इसमें हमारा क्या टॉपिक था? अदर्स। अदर्स अदर्स में देखिएगा क्या क्या आता है। आर्द्रता आती है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी आती है। रिवर्स नदियां आती हैं, नदियां आएंगी। ठीक, अगला सॉइल वाटर, मतलब कहते हैं इसको मिट्टी की नमी, इसको सॉइल वाटर के नाम से भी जानते हैं, या मॉइस्चर ऑफ, है ना। एक होता है आपका ठोस जल, क्रिस्टलीय जल, क्रिस्टलीय जल, क्रिस्टलाइन वाटर, है ना, क्रिस्टलाइन वाटर होता है। ये क्रिस्टलीय जल होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठोस जल, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम क्रिस्टलाइन वाटर की बात करें तो ऐसे जल चट्टानों में ठीक ठाक मात्रा में होते हैं, या ब्लू आइस, ब्लू आइस को अगर ले ले हम तो ये हमारा क्रिस्टलीय, है ना, आपका वाटर का एक एग्जांपल है। और कहते हैं कि ये, इसमें कहा जाता है कि ये 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस पे भी इजीली मेल्ट डाउन नहीं होते हैं। सोचने वाली बात है कि इतने टेम्परेचर पे भी अगर ये मेल्ट डाउन नहीं होते हैं। और क्रिस्टली ब्लू आइस ज्यादातर कहां पे पाए जाते हैं? ये आपका अंटार्कटिका और यहाँ पे न्यूजीलैंड के आसपास पाए जाते हैं, है ना। अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड के आसपास ये पाए जाते हैं, दोनों जगहों पे न्यूजीलैंड। तो ब्लू आइस, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो अदर जल में आप देख रहे हैं कि नदी आ गया, ह्यूमिडिटी आ गया, मिट्टी की नमी आ गई, क्रिस्टलाइन वाटर आ गया। ठीक, अब देखिए, अब इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं आर्द्रता के हिसाब से। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आता है? तो आपसे देखिए एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि दुनिया का कौन सा ऐसा जल है, जो कौन सा ऐसा बर्फ का पार्ट है या जल का पार्ट है जो क्रिस्टलीय अवस्था में होता है और हाईली टेम्परेचर पे भी मेल्ट डाउन नहीं होता है, नहीं बिल्कुल नहीं पिघलता है। इट मींस क्या है? वो आपका ब्लू आइस है। कहां पे पाया जाता है? न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका में। चलिए आगे पॉइंट पे आते हैं। अब देखिएगा यहां पे हम टारगेट करेंगे अब ह्यूमिडिटी को। ठीक, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। देखिए नॉर्मली कहा जाता है कि ये किसी हमारे इन्वायरमेंट में 0% से लेकर 4% के बीच होते हैं, ये आपको कहा जाता है। ठीक, नॉर्मली तौर पे। लेकिन ह्यूमिडिटी की मात्रा किसी एयर में एक्सीड करता, बढ़ता भी है। जैसे आप बहुत ठंडे जगहों पे जाएंगे या बहुत गर्म जगहों पे जाएंगे तो वहां पे ह्यूमिडिटी आपको नहीं मिलेगी। सपोज दैट अगर आप राजस्थान में गए, है ना, तो वहां पे आपको ह्यूमिडिटी एकदम लिस्ट फॉर्म मिलेगी, ना के बराबर मिलेगी। अगर आप वहीं पे आर्कटिक रीजन या अंटार्कटिक रीजन में गए तो वहां पे भी ह्यूमिडिटी आपको लिस्ट फॉर्म में मिलेगी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो 0 से लेकर 4% के बीच होता है। लेकिन ह्यूमिडिटी वास्तव में कैसे काम करता है
या इसका कहां से क्वेश्चन आता है, इस पे हम आपको फोकस करके दिखा रहे हैं। पहली एक चीज देखिएगा, अगर हम ह्यूमिडिटी ले लेते हैं यहां पे 85%, ठीक है, 85% ह्यूमिडिटी ले लिए, ह्यूमिडिटी इसका मतलब होता है आर्द्रता, जिसको आप लोग उमस कहते हैं, सामान्य सी भाषा में वायु की नमी कहते हैं। अब और यहीं पे हम टेम्परेचर ले लेते हैं आपका 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 35 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी जगह हम 65% ह्यूमिडिटी ले लेते हैं, ह्यूमिडिटी लेते हैं, और यहां पे टेम्परेचर ले लेते हैं 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना ले लेते हैं 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और यहीं पे हम ह्यूमिडिटी ले लेते हैं 45%, है ना, ह्यूमिडिटी अगर ले लेते हैं, और यहां पे हम टेम्परेचर कितना ले लेते हैं, यहां पे टेम्परेचर ले लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका यहां पे 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो अब तीन स्थिति हमने खड़ा कर दिया आपके सामने। तो आप ये जान लीजिएगा कि जो ये स्थिति होती है, ये स्थिति कहां पे ज्यादातर होती है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में, मतलब इस जगह पे 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री या 15 डिग्री साउथ या दक्षिण, इस प्रदेश में, है ना, ये स्थिति होती है। और ये सबसे खराब स्वास्थ्य का एक मतलब सिंबॉलिक होता है, मतलब सबसे खराब स्वास्थ्य कहां पे होता है, इसी जगह पे होता है, ठीक है, आपका सबसे खराब स्वास्थ्य भूमध्य रेखीय प्रदेश में खराब होता है। लेकिन हमारे लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है, तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमारे लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है ना, ये स्थिति होती है। मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए 65% ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर 18 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस के बीच हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। और ये किन प्रदेशों में होता है, ये ज्यादातर आपका उष्णकटिबंधीय प्रदेश में होता है, उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय को हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया, ठीक, ये चीज यहां पे होता है। और ये जो कंडीशन होता है ये आपको कहां पे होता है, आपको मिलेगा यूरोप महाद्वीप में, जो एक तरीके से टेम्परेट एरिया होता है जिसको शीतोष्णकटिबंधीय कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये हेल्थ के लिए बैलेंस होता है, ना ही बहुत अच्छा होता है और ना ही खराब होता है, मतलब संतुलित बैलेंस होता है। तो सबसे अच्छा हमारा क्या हो गया 65%, सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन में आता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए कितना आर्द्रता, मतलब 65%, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। ये आपको हमने देखिए कैसे 2.5% को हमने पूरा क्लासिफाइड कर दिया, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट था और काफी क्वेश्चन में आता है। अब अगली बात पे हम बात करते हैं, अगला हमारा है, अब देखिए जो हमारा 97.5% वाला भाग था, इसको क्या कहते हैं, महासागरीय जल, महासागरीय जल। देखिए इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। पहले तो आप ये जानिए कि अगर हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करें, जैसे अगर हम कहें कि ना टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के हिसाब से कहें तो महासागर की एक बात होती है। जैसे क्या होता है कि आप अगर गहराई में बहुत उतर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे 200 मीटर की गहराई के बीच में है, अगर मान लीजिए आप 200 मीटर गहराई के बीच में है, तो यहाँ का टेम्परेचर आपको नॉर्मली मिलेगा 18 डिग्री सेल्सियस, और यहीं पे आप 400 मीटर गहराई पर उतर रहे हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर आपको 10 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। यहीं पे अगर 800 मीटर गहराई पे आप उतर रहे हैं तो यहाँ को आपको टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 3 डिग्री सेल्सियस के बीच मिलेगा। और वहीं पे अगर आप 1800 मीटर गहराई पे उतर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपको -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल सकता है। अगर 2400 गहराई पे उतर रहे हैं तो यहाँ पे -5 डिग्री सेल्सियस तक मिल सकता है। इट मींस आप समझ में रहे हैं कि जैसे जैसे महासागरों में नीचे की तरफ जाते हैं तो आपका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीजिंग फॉर्म में होता है। और आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि T NT प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है। इट मींस क्या होता है कि अगर टेम्परेचर घट रहा है महासागर में गहराई में जाने पे तो आपका प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि महासागर में बहुत गहराई पे नहीं उतरते हैं। एक चीज आप देख रहे हैं कि 200 मीटर गहराई के बीच में ये 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इसका मतलब जितने आपका मेरी लाइफ होंगे, जितने समुद्री जीव होंगे, चाहे वो फाइटोप्लैंक्टन समुद्री वनस्पतियां हो या फिर नेक्टॉन हो या जू प्लैंक्टन, जितने भी जीव हैं वो ज्यादातर कहां पे होंगे, इसी एरिया में होंगे। सिंपल सी बात, ये आपको क्लियर हो गया महासागरीय जल का टेम्परेचर। फिर अगले पॉइंट पे हम देखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट,
देखिए अब महासागरीय जल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, मतलब किन किन चीजों से मिलकर बना होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की बात करें, कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है महासागरीय जल में, क्या क्या होता है, तो ध्यान देने वाली बात है इस महासागरीय जल में, चूंकि महासागरीय जल खारा होता है तो इसमें आपका देखिए क्या क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपका मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, क्लोराइड होता है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमारा क्या होता है, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ठीक। चौथे नंबर पे इसमें क्या होता है, चौथा इंपॉर्टेंट पोटेशियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, हाँ पोटेशियम सल्फेट हो गया। और अगले पॉइंट पे आते हैं, कैल्शियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया। आप देख रहे हैं दो तो क्लोराइड हो गया, तीन आपका सल्फेट हो गया कॉम्बिनेशन में, ठीक। अगले पॉइंट पे इसमें क्या होगा, अगला कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ठीक। एक कार्बोनेट हो गया आपका, 4 5 ये 6, और लास्ट वाला जो होता है, मतलब 7 प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं, तो लास्ट वाला जो होता है आपका होता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ठीक। ये चीज आपका 7, ये 6 आपका 7, इस तरह से 7 एलिमेंट्स है ना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि समुद्र का खारापन है ना किस वजह से है, तो वजह में सोडियम क्लोराइड पहले नंबर पे, इसका जो मात्रा होती है, सॉरी हमने गलती से हमारा इरीज हो गया है, लेकिन दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। सोडियम क्लोराइड और ये आपका था मैग्नीशियम, तो हम आपसे क्या बताए, हमने आपसे यही बताया ना कि जो सोडियम क्लोराइड होता है इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लगभग 73.9% के आसपास इसी की मात्रा होती है, और जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है वो आपका 10.9% इसकी मात्रा होती है। ये तीनों मिलकर 6.5% के आसपास होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ये भी आपका 1.2% के आसपास होता है, और बाकी ये चीज आपका 0.13% के आसपास होता है, बाकी भी अदर चीजें आती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खारापन के पीछे सबसे बड़ा है ना कौन सा एलिमेंट जिम्मेदार है, तो आपका क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो मैग्नीशियम क्लोराइड जिम्मेदार है, अगर वो ऑप्शन नहीं है तो मैग्नीशियम सल्फेट है, ऑप्शन में वो भी नहीं है तो है ना पोटेशियम सल्फेट है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे कम कम कौन सा तत्व है, तो आपको सीधे बात है मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना, जो प्राइमरी कॉम्बिनेशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि खारापन के लिए यही सारी चीजें एक तरीके से जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। तो आगे अगले वाले पॉइंट में बात करते हैं। अब देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कहा जाता है कि अगर हम ग्लोब बना दें तो ग्लोब में ये कहा जाता है कि इस स्थिति में, बीच वाली स्थिति में क्या होता है कि जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से इवेपोरेशन वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं होती हैं, तो यहाँ पे खारापन ज्यादा होता है, और इस बीच एरिया में अटलांटिक महासागर पड़ता है। यहाँ पे कौन सा महासागर पड़ता है, ज्यादातर आपको अटलांटिक, अटलांटिक है ना महासागर,
या हिंदी में कर सकते हैं ओशियन अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर आपका यहां पे ज्यादा पड़ता है, तो इसीलिए अटलांटिक महासागर का खारापन है ना अन्य महासागरों की अपेक्षा ज्यादा होता है। अच्छा, इसके ऊपर जैसे बढ़ते जाएंगे, ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, यहां पे क्या होगा, सैलिनिटी आपका खारापन कम होता जाएगा, खारापन। तो इसीलिए सबसे कम खारा कौन सा होगा, तो सबसे कम खारा आपका कौन सा महासागर होता है, आर्कटिक, है ना, आर्कटिक महासागर होता है। इसका खारापन बहुत कम होता है। हालांकि अंटार्कटिक महासागर यहां का भी खारापन काफी कम होता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा लिस्ट फॉर्म में होता है ना। तो ये हाइड्रोस्फीयर के मतलब इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर रहे जलमंडल से। ठीक, तो अब हमने आपको बताया कि देखिए जलमंडल में क्या क्या बहुत सारी चीजें हमने आपको कराया, एक पूरी ओवरऑल हाँ। लेकिन जब हम जलमंडल की अगर बात कर रहे हैं, तो एक चीजें हम और आपको फोकस कर देना चाह रहे हैं, उस किसके बारे में, आपको ड्रॉपलेट के बारे में, है ना, जल की बूंद जिसको कहते हैं बूंद। आप कभी देखे होंगे जो हाईली पोल्यूटेड एरिया होते हैं, जो प्रदूषित क्षेत्र होते हैं, वहां पे रेन वाटर ड्रॉपलेट बड़े आकार का होता है, क्योंकि ड्रॉपलेट में जब आप देखेंगे ना, तो बीच में न्यूक्लियस होता है ना, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बना होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक, तो किसी भी ड्रॉपलेट का अगर न्यूक्लियस जिसका बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो वाटर ड्रॉपलेट भी आपका बड़ा होता जाएगा। और जो हाईली पोल्यूटेड एरिया होते हैं, मान लीजिए बहुत ज्यादा जहां पे आपका पोल्यूशन है ना, हाईली अगर पोल्यूशन है, तो वहां पे पोल्यूटेड मटेरियल मिल जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है और इसीलिए जल की बूंदें बड़ी हो जाती हैं। लेकिन जहां पे बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है, साफ क्लीन एरिया है, एटमॉस्फेयर है, तो वहां पे आपको क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट छोटा होगा। ठीक, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के लिए पोल्यूटेड मटेरियल नहीं मिलते हैं, जो धूल के कण होते हैं वही क्या करते हैं कि न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, ये चीज। तो आप देखे हैं ना, किसी पर्वतीय एरिया में, पहाड़ी क्षेत्रों में आप जाते हैं, तो जो बारिश होती है रिमझिम बारिश होती है, आप बिल्कुल टाइटैनिक की तरह हाथ फलक एंजॉय करते हैं। लेकिन वहीं पे आप कोस्टल एरिया में होते हैं, तो न्यूक्लियस के लिए सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाता है, तो ड्रॉपलेट बड़े आकार के हो जाते हैं, है ना। और फिर वहां पे आप इंजॉय नहीं कर पाते हैं किसी प्रदूषण, क्योंकि बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं, कहीं ना कहीं आपके शरीर पे चोट पहुंचाती है ना, पौधों के पत्तों को तोड़ देती है, फूलों को तोड़ देती है, सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिट्टी मृदा अपरदन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अच्छा नहीं माना जाता है। तो ड्रॉपलेट के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप नॉर्मल सी बात देखिए कि जब आप कपड़े भिगोते हैं तो भी आप क्या करते हैं कि सोडा मिलाते हैं, तो आप देखते होंगे कि थोड़ा सा पानी बहुत भारी मात्रा में हो जाता है, बल्क मात्रा में हो जाता है, क्योंकि सोडा क्या करता है कि उसके न्यूक्लियस का निर्माण करता है, न्यूक्लियस का साइज बड़ा कर देता है, और ड्रॉपलेट फिर क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। ये जो एनालिसिस है वो ज्योग्राफी मतलब भूगोल के अकॉर्डिंग है। ऐसे इसमें साइंस के फैक्टर, केमिकल फैक्टर, रसायन के, केमिस्ट्री के फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, कई तरह से व्याख्या किया जाता है, हम यहाँ पे भूगोल के बेसिस पे किया है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल आपका इंपॉर्टेंट हाइड्रोस्फीयर का एक मोटा मोटा सिनारियो रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सार्थक क्लासेस में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।